अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेज़ क्रिकेट का सुल्तान। और जनाब आज कोई मैच नहीं है और यही वजह है कि फिर भी हम मैच डालने के लिए आपके साथ बैठ गए उन टीमों के हवाले से जिन्होंने पॉइंट्स टेबल पर अच्छे नंबर्स के साथ फिनिश किया और इस लिहाज से ये अच्छा नंबर है कि वो अगली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। कुछ हम लोग अफगानिस्तान की टीम के हवाले से बात करेंगे, कुछ डिस्कशन होगी इंग्लैंड की टीम के हवाले से और साथ ही साथ बांग्लादेश की जो टीम है उसके हवाले से भी आपसे डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअली इन टीमों के जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस कैसे रही हैं, इनकी बैटिंग लाइन कैसी रही, इनका बॉलिंग एक्शन कैसा रहा और ये फील्डिंग में किस खूबसूरती के साथ हमें काम करते हुए नजर आए। मैं हूं आपकी होस्ट ज़रियाब और मेरे साथ हैं फैजान भट्ट। अच्छा, अभी इन्होंने कुछ बता दिया आपको कि आज रेस्ट डे है, वर्ल्ड कप में आज मैच नहीं खेला जाना, मैच कल भी नहीं खेला जाएगा। मैच सेमीफाइनल अब पहला खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ऑन द 15th ऑफ नवंबर और 16th नवंबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल खेला जाएगा, जिसके बाद फाइनल होगा 19 नवंबर को, जिसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि जो ओडीआई क्रिकेट है उसके ऊपर किसकी हुक्मरानी होगी, कौन फाइनलिस्ट ठहरेगा, कौन चैंपियन बनेगा। आज हमने उन टीमों के बारे में बात करनी है जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। और अभी भी जो आगे 4 खेलेंगे उनमें से कोई एक ही फाइनल होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 की टीमें आज हम डिस्कस करेंगे और जिन टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सके उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में आपने बताया कि बैटर्स और बॉलर्स जिन्होंने परफॉर्म किया है और की रोल प्ले किया उनकी परफॉर्मेंस में, उन पे डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ होंगे। बिल्कुल, हमें ज्वाइन करें फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद सर, सरपाश टैप के वक्त के लिए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं अफगानिस्तान की टीम से और उनकी बैटिंग लाइन से आगाज करते हैं जिसमें कुछ स्टैट्स हैं, पहले वो अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर बैक टू बैक आपकी एनालिसिस और आपका कमेंट मैं इस पर लेना चाहूंगी। इब्राहिम जादरान 9 मैचेस खेले हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में और 376 रन बनाए जिसका एवरेज स्कोर रहा, जो उनकी एवरेज निकली वो थी 47.00 की। बाकी मैं चाहूंगी कि जो दीगर डिटेल्स हैं वो ना सिर्फ आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी करें और उसके साथ मैं सबसे पहले चाहूंगी कि इब्राहिम जादरान की ये जो एवरेज रही है और जो उनका रन रेट रहा है उसके ऊपर आपके कमेंट। ये इब्राहिम जादरान शायद बदल गया है, शक्ल बदल गई उसकी, मुझे लगता है वर्ल्ड कप खेलने के बाद। चले कोई नहीं, आप स्टैट्स धोनी के बारे में 9 मैचेस 376 रन खेले, 47 के एवरेज और बहुत की रोल प्ले किया। जो मैचेस चेज किए हैं अफगानिस्तान ने अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट नीदरलैंड, अगेंस्ट श्रीलंका, और वो मजा आया उनकी बैटिंग देख के भी। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप में आके कोई बहुत अहम किरदार अदा करेगी या किसी टीमों को कोई प्रॉब्लम में डालेगी, बिकॉज हर कोई ये समझ रहा था कि जी ये तो T20 फॉर्मेट की टीम है, इसने वनडे में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई हुई। लेकिन आई थिंक ये बहुत ही की रोल प्ले किया इब्राहिम जादरान ने। उसकी वजह ये है कि जब आप अपने 3 या 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन पे डिपेंड कर रहे होते हो कि वो ये कंट्रीब्यूट करेंगे, जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो अपने बॉलर्स को वो इनफ रन्स ऑन द बोर्ड दे देते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉलर्स और ख़ास तौर पर जो उसकी बॉलिंग थी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उनकी बॉलिंग थी, उनको रन्स चाहिए थे ऑन द बोर्ड और उनके जो ओपनिंग बैट्समैन इब्राहिम जादरान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी बैटिंग है जिसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी और पहले अफगानी प्लेयर बन गए जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की। यही वो अचीवमेंट है जिसमें अगर अफगानिस्तान जाके आप उसको गौर करेगा तो यही कहेगा कि हमारे जो प्लस पॉइंट्स थे वो ये थे, इसमें ये पहली सेंचुरी जो कि स्कोर की गई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फिर उसके ओवरऑल उनका जो टीम का परफॉर्मेंस था फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में। आई थिंक फील्डिंग में डेफिनेटली वो रिग्रेट करेंगे, अगर वो कैच हो जाता तो आज शायद हम बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट देते जो मुजीबुल्लाह ने कैच छोड़ा। चलो एक बैटर के बाद एक बॉलर को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है ये बैटर के तौर पर नहीं ऑलराउंडर के तौर पे खेले, ये भी सेंचुरी बनाने वाले दूसरे अफगानी प्लेयर बन सकते थे। 97 रन इन्होंने स्कोर किए लेकिन उस मैच को ये जीत भी नहीं पाए और अपनी सेंचुरी को कंप्लीट नहीं कर पाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 97 रन स्कोर किए। अजमतुल्लाह उमरज़ई इनकी इंक्लूजन हुई इस वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में, जिसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दूसरे मैच में 8 मैचेस खेले, 353 रन बनाए और 70 की एवरेज है सर इनकी। रहमान भाई, ये भी बैटर को बुरे नहीं है। हमने देखा कि इन्होंने हशमतुल्लाह शहीदी के साथ, इब्राहिम जादरान के साथ जो पार्टनरशिप्स लगाई थी अगेंस्ट पाकिस्तान, उसने ही इनको मैच जिताया था। देखिए, इनके जितने भी हारून भाई ने भी यही बात की, इससे पहले इन टीमों को कुछ मायने नहीं दिए जाते थे कि ये वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करेंगी,
क्या क्या इनकी चीजें हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को मनवाया है। इन्होंने हर बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी दी है, अगेंस्ट पाकिस्तान भी दी है, और ये परफॉर्मेंस जिनको पूरी दुनिया में हाईलाइट करके गई है कि जो उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। इससे पहले वो जरूर खेल रहे थे लेकिन T20 फॉर्मेट में इनके नाम थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने लोहे को ओडीआई क्रिकेट में भी मनवाया, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब बात ये आती है कि इस वर्ल्ड कप के बाद जाके इनकी वर्किंग कैसी होती है। कुछ चीजें होती हैं कि जो आपको बाद में नजर आती हैं कि यार ये तो इतना अच्छा खेला था, अब क्या हो गया। तो ये इनकी प्रैक्टिस पे, इनकी ट्रेनिंग्स पे, आगे इनकी वर्किंग कोचेस पे क्या काम करके दोबारा ये क्रिकेट में जब भी खेलेंगे किस तरीके से ये आएंगे, ये डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसके बाद जाके प्लेयर अक्सर कहते हैं कि मैं तो कर रहा हूं, मैं के कॉलर खड़े हो जाते हैं ये वो, लेकिन इस टीम में वो चीज नहीं है। अच्छा। ये टीम ने बहुत अच्छा अपने आप का कॉम्बिनेशन बनाया, अपने आप को जेल किया है। आपने उनको देखा है कि एक एक बॉल पे लड़ रहे थे वो। डजंट मैटर के वो इनिंग्स नहीं भूल सकते मैक्सवेल की, वो कैच नहीं भूल सकते मुजीब का, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो क्रिकेट खेल के गए हैं वो बहुत पॉजिटिव क्रिकेट थी, पॉजिटिव मैसेज था उनकी आने वाली यंग जनरेशन के लिए, जो आगे काम कर रहे हैं उनके कोचेस, जो नए लॉट के लिए। तो ये इनकी परफॉर्मेंसेस हमेशा याद रहेंगी और आगे इनको इसका इतना फायदा होगा कि जब भी ये किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल वेरी हाई। और जब आप अपने किसी एक उस मन पसंदीदा टीम के अगेंस्ट खेलते हैं कि जिसे सच में आप हराना चाह रहे हो, मैं पाकिस्तान की बात पाकिस्तानी ख्वाब लेकर आई थी कि वो पाकिस्तान को जो है वो अच्छे तरीके से टफ टाइम दिया, तो ना सिर्फ टफ टाइम दिया बल्कि हम उनके साथ मैच खेले और मैच हार गए। तो इन्हीं मैचेस के दौरान जो एक और अच्छे बैटर इनके उभर कर सामने है वो थे रहमत शाह, जिन्होंने 9 मैचेस खेले और 320 का जो रन्स है वो स्कोर बोर्ड पर टोटली अगर हम लोग देखें तो वो दागा, और 40 की उनकी एवरेज रही है। हारून साहब ये भी कोई बुरे बैटर नहीं रहे हैं इनकी तरफ से, जो अभी तक 300 को अबव मतलब यानी कि चेज कर पाए हैं, यानी स्कोर कर पाए हैं अपने रन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हमें रहमत शाह भी एक नजर आ रहे हैं। रहमत शाह भी इनके बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन थे और आई थिंक बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में उनको लेकर आए थे। ये इन एंड आउट रहते थे टीम से, क्योंकि कभी अच्छी परफॉर्म हो कभी ना हो, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इन्होंने बड़ी अच्छी फॉर्म दिखाई अपनी, और आई थिंक जो इन्होंने इनिंग्स खेली हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी और इनका बहुत बड़ा रोल था जो अफगानिस्तान को जो इस लेवल तक लाने में। सो आई थिंक यही वो चीज़ें हैं जो भी जैसे रहमान ने जिक्र किया, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये होगी कि अब आईसीसी को इनको भी ज़्यादा बड़ी टीमों के खिलाफ मौके देने पड़ेंगे ताकि ये अपने आप को ग्रो कर सकें, और ख़ास तौर पर अगर 2 से 3 जो आउट गोइंग प्लेयर्स हैं जो अपनी मतलब फिटनेस की वजह से या एज की वजह से वो जब बाहर होंगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए इनके पास जूनियर लॉट में क्या है। बदकिस्मती से अफगानिस्तान के भी आपको पता है हालात ऐसे नहीं हैं कि उनकी होम कंडीशंस में या उनके लोग या टीमें जो हैं उनके मुल्क में जा सकें। इनको दूसरे ममालिक हेल्प करते हैं कि उनको अपना होम सीरीज देने के लिए। सो क्या ये इतना फाइनेंस कर सकेंगे कि अपनी टीमों को बाहर ट्रेन करा सकें और अंडर गुड कोचेस, क्योंकि वो जो कोचेस हैं वो भी अफगानिस्तान जाना नहीं चाहेंगे। सो इनकी अकेडमीज मेरा ख्याल है यूएई में ज्यादा। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ बाहर ही ज्यादा इनको वो करना पड़ेगा। अभी कुछ इश्यूज भी आए थे फाइनेंशियल, आपको पता है कि इनकी गवर्नमेंट ने भी कुछ इनके ऊपर कैप लगा दिया था जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इनका एक दौरा मुलतवी कर दिया। लेकिन हारून साहब जिस तरह के हमने टूर्नामेंट में देखा है कुछ इंडियन एनालिस्ट की सपोर्ट अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बहुत नजर आई है, और फिर आपको लगता है कि जैसे आपने कहा ना कि दूसरे ममालिक इनको अपना ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, आने वाले वक्तों में ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया भी इन्हें अपना होम ग्राउंड दे? बिल्कुल, इंडिया तो देता ही है। आई थिंक श्रीलंका है, पाकिस्तान। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी टीमों को हर कोई जो टॉप नेशन है वो सपोर्ट करना चाहेगा, क्योंकि टैलेंट इतना अच्छा है। आप देखें ना, अब राशिद खान जैसा स्पिनर आपको अफगानिस्तान में नज़र आ रहा है, आपको नबी जैसे प्लेयर्स वहाँ नज़र आते हैं। मुजीबुल्लाह भी अगर देखा जाए तो वो भी बड़ा मिस्ट्री बॉलर है, उसको समझने में इश्यूज हैं। इनके लिए डेफिनेटली जो इशू होगा वो मेरे अपने नज़दीक फास्ट बॉलर्स की डेवलपमेंट है। आई थिंक उसके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा काम करने का, अगर इनके पास ऐसे बॉलर्स आ गए जो 140 प्लस 145 प्लस पे बॉलिंग करते हो, तो मेरे नज़दीक जो इनके पास जो स्पिनर्स का जो लॉट है, इससे ये दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम को काफी। अच्छा, बॉलर्स पे जाने से पहले हम इनके कैप्टन की बात कर लेते हैं। एशिया कप में हशमतुल्लाह शहीदी ने इनकी टीम को लीड किया, इन द वर्ल्ड कप भी उन्होंने लीड किया, लेकिन एक चहमगोइयां चल रही थी कि सीनियर्स की मौजूदगी में भी हशमतुल्लाह शहीदी को कैप्टनसी देना, थोड़े मामला ऊपर नीचे नजर आ रहे थे इन एशिया कप भी। लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड कप में पहला मैच हारा इन्होंने, उसके बाद उन्होंने जो गेन किया अपनी फॉर्म को भी और अपनी टीम की फॉर्म को भी, 9 मैचेस खेले, 310 रन बनाए, एवरेज थे 51, और
अफगानिस्तान के 4 ऐसे प्लेयर्स हैं और ये सारे 4 प्लेयर्स टॉप ऑर्डर के हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा रन इंडिविजुअली स्कोर किए हैं अपने 9 और 8 मैचेस में, और पाकिस्तान का सिर्फ एक बैटर है जो कि 300 से ज्यादा रन स्कोर कर सके। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस था अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का। कंपैरिजन हमें करना बनता नहीं है, लेकिन जिस टीम ने अच्छा खेला है उसको बताना पड़ेगा। रहमान भाई, हशमतुल्लाह शहीदी कैप्टन थे, इनएक्सपीरियंस थे, एशिया कप में इन्होंने कप्तानी की, आप ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो गए, सुपर 4 में नहीं जा सके, इस वर्ल्ड कप में इन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी भी की। हमने देखा नर्व्स को कंट्रोल रखा अगेंस्ट पाकिस्तान भी, इंडिया के खिलाफ भी इनकी बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, बॉलिंग थोड़ी सी डगमगा गई क्योंकि रोहित शर्मा का जो अटैक था उसको ओवरकम नहीं कर पाए। एशिया कप के बाद इन्होंने बहुत चीज़ें लर्न की, लेकिन सबसे जरूरी था एज ए कैप्टन फ्रंट पे लीड करना। वो इस बंदे ने 3-4 गेम्स में अपनी टीम को मैच जितवाए हैं पार्टनरशिप लगा के। एज ए कैप्टन ये बहुत बड़ी बात होती है, आपकी सीनियर्स प्लेयर के साथ फिर आप नए कैप्टन हैं, फिर आपने इस टीम को चलाना है, आपने इस टीम को जेल किया है। सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि नए कैप्टन के लिए टीम को इकट्ठा करना, एक जगह पे उनको बताना कि हमारे ये मोटिव है। लेकिन मेरे ख्याल में कि इनको जो मैनेजमेंट मिली थी ना, उन्होंने इनको बहुत चीज़ें सिखाई हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है और इसने सीनियर्स प्लेयर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है इनसाइड द ग्राउंड। तो वो कैसे किया? अपनी परफॉर्मेंस देके। जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर लीड भी अच्छा करते हैं। तो आपकी टीम में ऐसे प्लेयर से और बड़े अरसे के बाद हुआ है कि इनके पहले 4 बैट्समैन ने अच्छी पार्टनरशिप हमेशा लगाई। उन चारों बैट्समैन के साथ ये कप्तान खेलते रहे, बहुत टफ टाइम भी आया, इन्होंने चेज भी किया, लेकिन कहीं भी नहीं लगा कि ये पैनिक हुए। स्पेशली फील्डिंग में भी इन्होंने फील्ड प्लेस अच्छी, बॉलर सीनियर्स थे लेकिन फास्ट बॉलर को अच्छी फील्ड प्लेस देना, लेकिन ये बहुत काम रहा है। जितने 9 मैचेस में कहीं भी इसके माथे पे ये ऐसा नहीं लगा ये पैनिक हो गया। इसने अपनी टीम को बहुत अच्छा गाइड किया है, लीड किया है और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में कि इसको कैप्टनसी आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे जितने मैचेस ये और खेलेगा, जैसे हारून भाई ने कहा कि इनको जितनी अच्छी टीमें हैं उनके अगेंस्ट खिलाना चाहिए कि इनकी डेवलपमेंट और तेज़ी से बढ़े। और ये मेरे ख्याल में कि इनके 2-3 अच्छे फास्ट बॉलर मिल गए तो ये देखिएगा आपको नंबर 3-4 टीमों के बीच में फिनिश करने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अपनी क्रिकेट के ऊपर बहुत फोकस है। सबसे अच्छी बात कि परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग है चाहे बॉलिंग है, फील्डिंग में पूरी वर्ल्ड कप में हर टीम ने कैचेस छोड़े हैं, मिसफील्ड की है, इन्होंने भी की है, लेकिन इनकी फील्ड बहुत अच्छी है, आगे से बहुत बेटर है इनकी फील्डिंग। इनमें वो भूख नजर आती है इस टीम में। और हशमतुल्लाह शहीदी की आपने बात की कि उनके माथे पे शिकन नजर नहीं आए। माथे पे शिकन कैसे नजर आएंगे जब उनके पास इस वर्ल्ड कप का बेहतरीन स्पिन अटैक था। उनके स्पिनर्स ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल की हैं, 27 विकेट्स। उसके बाद आता है इंडिया। आप देखें, हम अकॉर्डिंगली बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ओवरव्यू दे दूं। राशिद खान ने 9 मैचेस में 11 विकेट हासिल की, नबी ने 9 मैच में 8 विकेट हासिल की, मुजीबुर रहमान ने 9 मैचेस में 8 विकेट हासिल की हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे इन तमाम का देख लें, लेकिन राशिद खान से स्टार्ट करते हैं। राशिद खान ऑब्वियसली इनके स्टार प्लेयर रहे हैं। देख लें, 9 मैचेस खेले हैं, 11 विकेट्स लिए हैं, 3 का उनका 3 विकेट्स और 37 रन बेस्ट बॉलिंग फिगर है। एवरेज उनकी 35 है और इकोनॉमी चेक करें, इकोनॉमी है 4 की। इन द ओडीआई ये इकोनॉमी बहुत बेहतरीन है। रहमान भाई, बहुत मैटर करती है। इनकी जीत की रेशो यही वजह थी कि राशिद का बहुत प्रेशर था। इसने किसी भी इसने विकेटें इतनी नहीं ली, लेकिन इसने कंटेन इतना अच्छा किया है कि जिसकी वजह से दूसरे एंड से भी विकेटें मिलती रही हैं उनके पेसर्स को, उनके स्पिनर्स को। ये एक बहुत बड़ा चीज होती है कि आप सोच के जाते हैं कि मैंने विकेट्स नहीं लेनी, मैंने अपनी टीम के लिए क्या काम करना है। तो ये बहुत चीज मैटर करती है। और ये इतना सीनियर बॉलर है और इतना प्रेशर डालता है बैट्समैन के ऊपर कि समझ नहीं आती कि हंसता भी है, बैट्समैन के पास जाता है, उससे तफरी भी करता है, उसको अंडर प्रेशर करता है, लेकिन उसके पास वैरायटीज इतनी है कि वो प्रेशर डाल सकता है। लेकिन कुछ स्पिनर ऐसे भी हैं, आप लेटर ऑन उस पर बात करेंगे कि कुछ स्पिनर ऐसे कि जिनका उन पे प्रेशर रहता है, अपनी बॉलिंग का अपने ऊपर ही प्रेशर रहता है। चले उनका नाम हम लेंगे जरूर, क्योंकि हमें नाम लेने से कोई ये नहीं है कि रोकेगा कोई। एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग नबी की बॉलिंग को डिस्कस करें, मैं चाहूंगी क्योंकि बहुत बेहतरीन प्लेयर है राशिद। हमने थ्रू द टूर्नामेंट उन्हें देखा है बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करते हुए, और मैंने तो उन्हें पहली बार जब परफॉर्मेंस करते हुए देखा, क्योंकि मैं इतनी क्रिकेट लवर नहीं हूं या क्रिकेट की इतनी बहुत बड़ी फैन नहीं हूं कि हर एक मैच को देखूं, लेकिन जब मैंने उन्हें पीएसएल में परफॉर्म करते हुए देखा तो तब से मैं राशिद की फैन हूं। हारून साहब, आपकी मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर कमेंट्स में लाजमी मिले। सबसे पहले राशिद को बताइए कि बड़ी अच्छी बात है ये तो हमारे लिए भी एक न्यूज थी कि आप क्रिकेट के फैन नहीं है तो हम यहाँ क्यों बैठे हुए आपके साथ।
नहीं वो जितना शुक्र है आखिरी दिनों में बोला है। आपने आखिरी दिनों में बता दिया। नहीं सर, जितना एक होता ना कि जिसका फिजान है, कोई एक मैच नहीं छोड़ना, पूरा देखना। तो मतलब ये होता है कि हाँ, लेकिन मेरा ये कि आपने देखा और देखने के बाद जितना समझा तो उसमें आपको जो पसंदीदा लगे वो एक राशिद थे। ये काफी अच्छा है कि इतने अरसे में आपको मतलब क्रिकेट की कुछ समझ आपको आ गई। वो हमें भी नजर आया कि आप जब आपके सवालात आते थे वो थोड़ा क्रिकेट रिलेटेड होने शुरू हो गए थे, जो बड़ी अच्छी चीज है। तो आइंदा के लिए शुरू में नहीं थे। जब आइंदा की सिलेक्शन होगी ना तो प्रॉब्ली आपका नाम टॉप लिस्ट पे होना चाहिए। चले दीगर प्लेयर्स पे जाने से पहले हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक, यू वाचिंग क्रिकेट का सुल्तान। आज मैच नहीं है, रेस्ट डे है। सेमीफाइनल अभी 15 और 16 को खेले जाएंगे। हम उन टीम्स की बात कर रहे थे जो कि सेमीफाइनल में तो क्वालिफाई नहीं कर सके लेकिन खेल अच्छा पेश किया। ब्रेक से पहले हमने अफगानिस्तान की बात की, अब हम बात करेंगे उस टीम की जिसने नंबर 7 पर फिनिश किया इस वर्ल्ड कप में। 9 मैचेस में से सिर्फ 3 मैचेस जीते, 6 पॉइंट्स रहे और उनके जो की बैटर्स हैं उनका मैं आपको बता दूं, डेविड मेलान सरफहरिस्त था जिन्होंने 9 मैच खेले, 404 रन बनाए, एवरेज रही उनकी 44 की। बेन स्टोक्स ने 6 मैचेस खेले, 304 रन बनाए, 50 रन की उनकी एवरेज रही। जो रूट ने 9 मैचेस खेले, फ्लॉप रहे, ज्यादा रन नहीं बना सके, 276 रन बनाए जो रूट ने और 30 की उनकी एवरेज रही है। अपनी स्क्रीन पर अब आप उनके स्टैट्स भी देख सकेंगे। जो रूट के अभी बेन स्टोक्स के चल रहे हैं। जिसके बाद जो है वो बेयरस्टो ऐसे बैटर हैं जिन्होंने 9 मैचेस खेले, 215 रन स्कोर किया और 23 की उनकी एवरेज रही। ये वो बैटर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते तो इंग्लैंड की टीम आज नंबर 7 पे ना होती। ये वो ओपनर हैं जिन्होंने 9 मैचेस खेले, 3 छक्के, 27 चौके, 215 रन बनाए और 23 का एवरेज इन द वर्ल्ड कप। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आपको हम सबको पता था कि इंग्लैंड एक डिफेंडिंग चैंपियन है जी। लास्ट वर्ल्ड कप के विनर थे, तो इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। टीम भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स ये बात करते रहे थे कि ये प्रॉब्ली टीम सिलेक्शन में थोड़ी सी गलती कर गए हैं और T20 के प्लेयर्स को इन्होंने वनडे के फॉर्मेट में डाल दी। ये चारों अगर आप की बैट्समैन के जो आपने जिक्र किया, इसमें अगर आप देखें तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है जिसकी वजह से ये यहाँ पर आके फिनिश किए। अगर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा होता, बेयरस्टो तो आई थिंक टोटली फ्लॉप हुए हैं। 215 तो कोई हदफ नहीं बनता कि जी आपकी टीम को ऊपर लेके जाने के लिए टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए। जो रूट जो इनके बहुत ही एक्सपीरियंस बैट्समैन थे जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी अच्छा करेंगे। बेन स्टोक्स आपको पता है वो अनफिट थे, जो बाद में वापस आए और आने के बाद उन्होंने जो इम्पैक्ट शो किया। इनफैक्ट इंग्लैंड की जो कामयाबियां शुरू हुई उसी वक्त जब बेन स्टोक्स जो है वो टीम में शामिल हुए। उन्होंने बैटिंग से सिंगल हैंडेडली जो है मुश्किल वक्त में भी अपनी टीमों को निकाल के वो ऊपर लेके गए हैं। डेविड मलान अगेन आई वुड से कि उनकी भी परफॉर्मेंस मैं नहीं समझता कि बहुत ही कन्विंसिंग थी, लेकिन स्टिल आई थिंक मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो पोस्ट वर्ल्ड कप सिनेरियो में कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंजेस वगैरह नहीं किए हैं। उन्होंने उसी कैप्टन को कंटिन्यू किया है। अलबत्ता कुछ यंग लड़के उन्होंने ज़रूर टीम में डाले हैं जिनको वो अब वहाँ जब वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जा रहे हैं वहाँ परखेंगे और अपनी अगली टीम को बनाने की तैयारी करेंगे। T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि अभी भी इंग्लैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इन चारों बैट्समैन की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके रीजन, उसका वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ये टीम जो है इस नंबर 7 पे फिनिश हुई। बड़ी टीमें होती हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी आपकी ज़्यादा होती हैं और फिर जब आपको ये पता हो कि वो डिफेंडिंग चैंपियन रहे हैं, ऐसे में इनके बैटर्स की ऐसी परफॉर्मेंसेस के 2 तो प्लेयर्स इनके बारे में भी सभी डिस्कस कर रहे थे कि वो सिर्फ 215 एंड 276 पे फिनिश कर पाए हैं अपनी इनिंग्स को। हम लोग अगर टोटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाउ डू यू सी दिस? सबसे पहले तो हारून भाई ने भी कहा है कि सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। जिस तरह का बड़ा इवेंट था, जो इनके प्लेयर फॉर्म में थे इनको ड्रॉप करके आगे थे। और मेरे ख्याल में ब्रेस्ट और मिलान भी उस तरह के ओपनर्स नहीं है कि आपको मिलान ने ठीक है रन्स बनाए हैं, लेकिन वो अपनी टीम के लिए वो फायदेमंद साबित नहीं हुए। तो जब आपका इतना बैटिंग का थिंक टैंक नहीं चलता तो फिर कप्तान कहीं कुछ भी नहीं कर सकता, आपकी कैप्टनसी कहीं भी नहीं जाती। जब आपके रन्स ही बोर्ड पे नहीं है तो कैप्टन आपको जादू थोड़ी कर देगा या बॉलर को ऐसा बॉल थोड़ी दे देगा जो गुम जाए तो वो आउट कर दे। लेकिन इनकी थ्रू आउट वर्ल्ड कप एक ही प्लेयर था जो अच्छी फॉर्म में था, वो पहले 3 मैच नहीं खेला, वही 3 मैचों में इनको लॉस हो गया। वो जब आया उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया, अच्छी बैटिंग की, अच्छे स्ट्रोक्स खेले, तो फिर उसके बाद इनकी जीत की रेशियो थोड़ी बढ़ी। लेकिन वही बात कि अगर फिटनेस लेवल अच्छे नहीं थे तो इनकी टीम ऐसा परफॉर्म भी नहीं कर सकी। सेम इनकी बॉलिंग में भी यही था
बॉलिंग में भी इनके यही बॉलर जितने भी थे वो वैसे फिट नहीं थे। जैसे हम अपने एक दो बॉलर पे पूरा ट्रस्ट करके उनको पूरा इवेंट खिलाया, इसी तरह उनको वुड के ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट था। आप बॉलर्स की बात करें तो जरा बॉलर्स के स्टैट्स डिस्कस कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं अपने नाज़रीन के साथ, तो फिर आपके एनालिसिस दोनों के बैक टू बैक हमें आ जाएंगे। आदिल रशीद से स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने 9 मैचेस खेले हैं लेकिन 15 विकेटें उन्होंने ली और उनकी जो बेस्ट थी वो 3 विकेटें और 42 का रन्स था उनका, वो उनका थ्रू द टूर्नामेंट की एक बेस्ट उस दिन का यूं कह लीजिए कि एक कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद डेविड विले हैं जिन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 11 विकेटें ली, और फिर उसके बाद क्रिस वोक्स जिन्होंने 8 मैचेस खेले और 10 विकेटें ली। तो ये सिचुएशन है आपके सामने, डेविड विले को हम लोग इस वक्त चला रहे हैं, 11 विकेटें और एवरेज जो थी उनकी 27 पे रही, इकोनॉमी 5 की। रहमान, इंग्लैंड की वैसी बॉलिंग नहीं थी। अच्छा, मैं बॉलिंग के बारे में जब भी आप बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के एक आधे बॉलर का जरूर जिक्र कर रहे हैं। पहले आपने जो मुझे लगता है कि शारतन शादाब का जिक्र किया, हारिस का जिक्र किया, लेकिन ऑब्वियसली अभी ये जिक्र कर लेते हैं इन बॉलर्स का, फिर उन पे भी जाएंगे। जिस चीज पे कप्तान को इतना यकीन होता है ना कि यही बंदे हैं कि जिन्होंने मुझे जितवाना है, तो जब 9 मैचेस गुजर जाए तो वैसी डिलीवरी, वैसी परफॉर्मेंसेज ना आए, तो फिर इसमें डाउट कप्तान पे नहीं जाता। माय पॉइंट ऑफ व्यू एज ए प्रोफेशनल डाउट खुद पे जाता है कि जब आपसे परफॉर्म नहीं होता। तो ये एक वुड का बहुत बड़ा अपसेट था, वो तेज बॉलर था 140 प्लस इंग्लैंड की टीम में, तो बटलर को यही लगता था ये मैनेजमेंट को कि ये विकेट टेकर बॉलर है, हमें विकेट्स लेके देगा, लेकिन उसने वैसा डिलीवर नहीं किया। उसके बाद मोइन अली भी इनके पास थे, वो इन आउट रहे, वो एक अच्छा स्पिनर ऑलराउंडर है। आदिल रशीद अकेला बॉलर था, उसने आपको जहाँ जहाँ चिप इन कर सकता था उसने करके दिया, जहाँ आपने विकेट को उसने विकेट भी दिलाई, उसने कंटेन भी किया। लेकिन एक बॉलर के ऊपर आप 5 बॉलर तो थ्रू आउट वर्ल्ड कप में खेलने हैं हर टीम के अंदर, क्योंकि 50 ओवर करने हैं, और इनकी टीम का कॉम्बिनेशन भी वैसा नहीं बना कि जैसा बनना चाहिए था। इनके पास फास्ट बॉलिंग नहीं थी, एक ही बॉलर विली और हॉक्स थे जिन्होंने थोड़ा परफॉर्म किया। आप देखेंगे 3 बॉलर शॉट होंगे या 2 भी शॉट हो आपके 50 ओवर में, तो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? बहुत मुश्किल होता है ये। अरुण भाई, बॉलिंग इंग्लैंड के बारे में कैसे समझते हैं आप? अभी जो वुड के पॉइंट ऑफ व्यू से जिक्र किया, देखिए आप जब अपना टीम बनाते हैं 11 की, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें अगर आपने 5 बॉलर्स रखे हैं तो उसमें 3 को तो कम से कम कंट्रीब्यूट करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ द पिच। अगर स्पिनर्स को हेल्प कर रही तो स्पिनर्स को उसमें चिप इन करना चाहिए। कई दफ़ा मैंने देखा कि इंग्लैंड की टीम ने जो पार्ट टाइम बॉलर्स थे उनको भी यूज़ किया, लिविंगस्टन को भी, जो रूट को भी यूज़ किया। तो आई थिंक वो फिर ऐसी पिचेस के ऊपर अगर टीमें अच्छी बैटिंग विकेट्स हों तो वहाँ तो फिर वो उनको विकेट्स नहीं देती। ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था इंग्लैंड के लिए कि उनके बॉलर्स ने वो कंट्रीब्यूट नहीं किया जिस पर एक्सपेक्ट करते थे। दूसरी रीज़न ये है कि आप देखें, जो कप्तानी की ये बात करें ना, देखें मैंने और किसी भी दूसरी टीमें जिस वक्त 4 सेमीफाइनल में पहुंची हुई हैं, वो भी अपने बॉलर को बॉल देते थे। मैंने तो किसी कैप्टन को नहीं देखा कि वो जाके उससे कोई बात करे। उन बॉलर्स को पता होता है कि मेरा रोल क्या करना है, क्या नहीं करना, फिर वो उनको डिलीवर करके देते हैं, विकेट्स लेके देते हैं, एट टाइम्स अच्छा डॉट बॉल्स देते हैं। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से इंग्लैंड, इसलिए भी एक रीजन था जो कि इंग्लैंड को सेमीफाइनलिस्ट नहीं बना सका। इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस के बारे में हमने बात कर ली है, ब्रेक के बाद हमने बांग्लादेश की परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू क्रिकेट का सुल्तान। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे इंग्लैंड की टीम के हवाले से जिन्होंने नंबर 7 पर फिनिश किया है इस टूर्नामेंट को, और अब बात कर लेते हैं नंबर 8 टीम के बारे में जो कि है बांग्लादेश, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई में करते हुए नजर आ रही है। इनके प्लेयर्स, जो की प्लेयर्स हमने आज निकाले, जो की परफॉर्मेंसेज हमने निकाली हैं, वो है महमूदुल्लाह के हवाले से, लिटन दास के हवाले से, शांतु जो इनके बैटर हैं। तो महमूदुल्लाह के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिन्होंने 7 मैचेस खेले और 328 रन्स जो हैं वो उन्होंने दिए, और एवरेज इनकी 54 की रही है। अरुण साहब, मुझे लगता है इनका आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद ये रिटायरमेंट का कुछ ऐलान करने वाले हैं। इनके साथ भी काफ़ी इन एंड आउट वाली सिचुएशन रही है, कभी बांग्लादेश की टीम ने इनको अच्छा सेलेक्ट किया, कभी नहीं किया, लेकिन आई थिंक ये जो आने के बाद इस वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस बुरा नहीं था। ये कुछ मैचेस मिस भी किए, अगर आप देखेंगे ये 2 मैचेस सिर्फ 7 मैचेस खेले हैं और इसमें इनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। इन्होंने एट टाइम्स इनफैक्ट बांग्लादेश की टीम को लिफ्ट किया। अगर ये 8 नंबर पे फिनिश हुए हैं तो उसका इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वरना ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई ना करते। ये बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अच्छा इनका फुटवर्क भी है, टेक्निक बहुत अच्छी है। टीम को कैप्टन भी कर चुके हैं बांग्लादेश की।
ऐसे प्लेयर कुछ जाया भी हो जाते हैं। इनको जैसे हारून भाई का इन आउट करते रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्लेयर था, अच्छा ऑलराउंडर था, ये ऑफ स्पिन भी बहुत अच्छी करता है, ये टीम को इसने भी बड़ा अच्छा लड़ाया है। लेकिन इनकी भी उधर बोर्ड में या साकिब का बहुत रोल है, वो बहुत वो एंटर करता है, हाँ बहुत ज्यादा, और वो अपने आप को बहुत, मेरे ख्याल में कि बहुत बड़ा प्लेयर समझता है। अच्छा, ये खबरें तो आ रही थी कि उनको लास्ट मैच जो बाहर बिठाया गया था उनकी इंजरी की वजह से, उनकी बदतमीजी की वजह से बिठाया गया। एग्जैक्टली, तो वो कोची से भी बदतमीजी, उसकी एक दो वीडियोस भी वायरल है कि जिसमें उसने स्टंप्स को उखाड़ के फेंका। एग्जैक्टली, तो ये एक लाइव बैन भी हो जाता है ऐसी जगह पे, लेकिन वो आई डोंट नो कि बांग्लादेश ने उसको इस पे कुछ जुर्माना भी नहीं किया, ना कोई बैन किया। याद होगा 2 साल वैसे भी बैन तो लगा था ना आईसीसी की तरफ से, जो मैच फिक्सिंग वो मैच फिक्सिंग कर रहे, वो जो बदतमीजी की बात कर रहे तो आ गई ना कि उसके उस पे तो और ये रवैया, हाँ उसका रवैया अपने प्लेयर्स के साथ भी सही नहीं है, तो इसकी वजह से रिजल्ट भी बुरा आया। ये इतना अच्छा प्लेयर है, इसको बैटिंग ऑर्डर में भी डाउन द ऑर्डर भेजा गया है, तो अगर ये बीच में आता, ये सारे मैच खेलता, शायद ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकते। ठीक है, बांग्लादेश के बॉलर्स के हवाले से बात कीजिए तो बॉलर्स में शकीबुल हसन का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। एज ए कैप्टन उन्होंने 7 मैचेस खेले और 9 मैचेस में 9 विकेट्स हासिल की उन्होंने, 3 विकेट्स पर 30 रन दिए, ये उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। इन दिस वर्ल्ड कप एवरेज रही उनकी 36 की, इकॉनमी रही 5 की। हमने एट टाइम्स इनको देखा कि इन्होंने बहुत दफा अपने बॉलिंग को सेव किया और उन बैटर्स के सामने नहीं आए जिनसे लगता था कि इन्हें मार पड़ सकती है, जिसकी वजह से इनके आज ये स्टैट्स हैं। सिर्फ 9 विकेट्स लिए हैं 7 मैचेस में, और बांग्लादेश की यहाँ पर फिनिश करने की एक वजह ये भी है। नहीं, आई थिंक मार्क्स तो उनको अभी भी पड़ी है। अगर देखा जाए तो कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग इस दफा नहीं की। अगर ये उन बैट्समैन के भी सामने आते तब भी कोई इतना ही 9 विकेट्स लेना 7 मैचेस में, आई डोंट थिंक सो कोई बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब टीम आप पर डिपेंड कर रही हो। सो मेरे अपने नज़दीक बांग्लादेश को ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो वो उस वक्त डिसअरे में है और बहुत कुछ करना पड़ेगा बांग्लादेश को। हालांकि इतने अच्छे अच्छे कोचेज रखे हुए हैं, एलन डोरेंट जैसा बंदा इनके साथ मतलब इन्वॉल्व है, इनकी एकेडमी में बड़े बाहर से कोचेज आके काम कर रहे हैं, लेकिन मैं रिजल्ट्स देख रहा हूं कि वो इतनी प्रॉब्ली उसमें जो भी रहमान ने जिक्र किया कि इनकी डोमिनेशन बहुत है, प्लेयर्स की डोमिनेशन बहुत है। तो इसलिए आई थिंक ये जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा बोर्ड को प्रेशर में रखते हैं और इवन कोचेज भी जो है अपना काम करना चाहते हैं, उनको ये नहीं करने देते। अरुण भाई देखें कि इनमें अगर ये 3-4 प्लेयर्स निकल जाएंगे ना तो इनकी टीम कहीं भी मुशफिक और रहीम जाएंगे, महमूद अल्लाह, शकीब अल हसन, मेहदी मिराज। एग्जैक्टली, और देखिए कैप्टन में इन्होंने एक मैच में कैप्टन बनाया था उसको, दत्त को नहीं, नजमुल हसन शांतु को, आई थिंक शांतु को, और वो नोवेयर, उसको कैप्टनसी का कोई तजर्बा नहीं था। तो अगर ये चले जाते हैं तो इनका कैप्टन भी आगे कोई तैयार नहीं है, ना इनके पास कोई ऐसे स्पिनर्स नजर आए हैं, ना इनके पास कोई एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। तो मेरे ख्याल में आगे इनको ये T20 के लिए तो ठीक है, ओडे और टेस्ट मैचेस के लिए ये भी बहुत स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है हारून साहब, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जरा लिटन दास की जो इनिंग्स है उनको भी डिस्कस कर लिया जाए, जिन्होंने 9 मैचेस खेले और 284 उन्होंने रन्स दिए अपनी टीम को और एवरेज रहा उनका 80। ये आपके सामने है जिसमें उनके तकरीबन 32 चौके हैं और 5 छक्के हैं। एज ए ओपनर आप देखते हैं कि ये परफॉर्मेंस ठीक थी। आई थिंक 9 मैचेस में अगर 284 अगर आप देख रहे हैं उसमें आई थिंक अगर एवरेज देखें 80 का बनता है वो तो अच्छा है, लेकिन इम्पैक्ट कितना डाला वो इशू है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा स्टार्ट दे के चले जाते हैं उसके बाद नीचे वाले अगर उसको कैपिटलाइज नहीं करते तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो आपने अपना रोल तो निभा दिया, लेकिन जो दूसरी टीमों ने जो आपको कंट्रीब्यूट करना था वो आप नहीं कर सके। ये बुरे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन अभी जो रहमान बात कर रहे थे, देखो अल्टीमेटली होगा क्या, होगा ये कि अगर आप इन सीनियर्स के ऊपर डिपेंड करते रहोगे तो आपके जो नए प्लेयर जिस पोजीशन पे उन्होंने आना है उनको जब मौका ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपना टैलेंट को शो करेंगे। सो ये ठीक है, मेरे अपने नज़दीक एक आध ऐसा सीनियर प्लेयर रख के जो कप्तानी करे, क्योंकि अब इनकी जो सिचुएशन आ गई है ना वो अब तो फर्दर डेवलपमेंट की स्टेज है। अब अगर ये अपने उन्हीं पर डिपेंड करेंगे कि हर टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट बेसिस अपने सीनियर प्लेयर्स को लेके जाएंगे तो इनकी फ्यूचर की टीम डेवलप, ठीक है, फ्यूचर की टीम इस तरह डेवलप नहीं हो सकेगी। आज हमने जो है वो इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम को डिस्कस किया, उन्होंने कहां पर फिनिश किया और क्या उनकी गलतियां थी। अगले मैच, अगले शो में भी हम इसी तरह की टीम्स की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।